ब्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, हमारे घर को बनाने वाले ईंट, उससे भी हम इन फ्यूचर बिजली ले पाएंगे। इन फ्यूचर इनमें भी हम बिजली को स्टोर करके रख सकते हैं एज ए बैटरी। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, आज की डेट में हम एनर्जी को जनरली तैयार करते हैं फॉसिल फ्यूल से, जिसका स्टॉक डेफिनेटली लिमिटेड है और हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आजकल बात चल रही है रिन्यूएबल एनर्जी की, या फिर यूं कह लो ग्रीन एनर्जी की, जैसे कि सोलर पावर, विंड पावर या फिर हाइड्रो पावर। तो एनर्जी तो हमने बना लिया, अब जरूरत है इस एनर्जी को स्टोर करके रखने की, क्योंकि जितना एनर्जी अभी उत्पन्न हो रही है उतना एनर्जी हमेशा यूज होगा, इमीडिएटली उतना एनर्जी यूज होगा ऐसा जरूरी तो नहीं है। साथ ही अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें या फिर विंड एनर्जी की बात करें, वो कांस्टेंट तो नहीं है, रात भी तो होती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हवा अभी नहीं चल रही है, तो तब बिजली कैसे मिलेगी? लोगों को तो बिजली चाहिए, तो एनर्जी को स्टोर करना होगा। करंट टेक्नोलॉजी में एनर्जी को स्टोर करने का सबसे एफिशिएंट तरीका है लिथियम आयन बैटरीज। ऑफ कोर्स अभी लिथियम आयन बैटरीज काफी सस्ते हो चुके हैं, पर पावर ग्रिड में जितने सेल्स चाहिए वो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है। एंड ऑब्वियसली लिथियम एक नेचुरल मेटल है, तो उसकी सोर्स भी तो लिमिटेड है, तो हमें इसका बेटर अल्टरनेटिव चाहिए। करंटली ऐसा माना जा रहा है कि ईंट, जी हाँ दोस्तों ब्रिक्स, उसमें भी हम एनर्जी को स्टोर करके रख पाएंगे इन फ्यूचर। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो दोस्तों आपके घर के छत में लगा हुआ है सोलर पैनल्स, और आपका घर ऐसे ईंटों से बना हुआ है जो एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है। अब क्या होगा, सोलर पैनल जो बिजली पैदा कर रही है वो सब जाके स्टोर होगा आपके घर के ईंटों में। आपको अलग से बैटरीज परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करंटली ईंटों में जो हम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं वो लिथियम आयन बैटरीज के कंपैरिजन में 1% है, बहुत ही कम है। पर रिसर्चर्स का ऐसा कहना है कि इन फ्यूचर ईंटों में हम इससे कई ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और वो इजीली लिथियम आयन बैटरीज को रिप्लेस कर देगा। बेसिकली हमारे घर एक बैटरी की तरह काम करेगा, बिजली को स्टोर करेगा। और ये ईंट बैटरीज नहीं है, बैटरीज एनर्जी को स्टोर करता है केमिकली, ये है सुपर कैपेसिटर्स, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही स्टोर करता है। कैपेसिटर्स काफी तेजी से चार्ज हो सकती है एंड ज्यादा करंट के साथ तो डिस्चार्ज भी हो सकता है। साथ ही कैपेसिटर्स की चार्ज एंड डिस्चार्ज साइकिल बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरीज, जिसका चार्ज डिस्चार्ज साइकिल 500 से 600 के अंदर ही होता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स की चार्ज डिस्चार्ज साइकिल इन फ्यूचर होगा 10,000। सो सुपर कैपेसिटर्स एंड बैटरीज दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। जो बैटरीज हैं इसमें होता है 2 इलेक्ट्रोड्स, और ये 2 इलेक्ट्रोड्स 2 अलग मटेरियल से बनाया जाता है, और इन 2 इलेक्ट्रोड्स को सेपरेट किया हुआ रहता है एक इलेक्ट्रोलाइट से। जैसे आप लोड कनेक्ट करोगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो शुरू होगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू लोड टू पॉजिटिव टर्मिनल। कैपेसिटर्स में होते हैं 2 प्लेट्स सेपरेटेड विद ए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। जैसे आप कैपेसिटर्स को बैटरी से कनेक्ट करोगे, करंट फ्लो शुरू होगी, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा। पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट में स्टोर होगा, नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा दूसरे में, जिससे इन प्लेट्स के बीच में बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आप कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट भी कर दोगे तब भी आपको कैपेसिटर में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। जैसे कैपेसिटर अपने प्लेट से पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को लूज करता रहेगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होता रहेगा, और एक टाइम बाद कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा और लोड को उसके बाद पावर नहीं दे पाएगा, फिर से आपको कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ेगा। बैटरी दोस्तों काफी सारा एनर्जी को स्टोर कर सकता है, पर वो एट ए टाइम पूरा एनर्जी रिलीज नहीं कर सकता। अगर बैटरी से बहुत ज्यादा हाई करंट बार बार ड्रॉ किया जाए तो बैटरी की लाइफ इफेक्ट होती है, बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। कैपेसिटर बैटरीज की तरह उतना एनर्जी स्टोर तो नहीं कर सकता, पर जितना भी एनर्जी वो स्टोर करेगा उसको एक ही झटके में रिलीज जरूर कर सकता है। और हाँ, बैटरीज को चार्ज होने में टाइम लगता है, कैपेसिटर्स काफी तेजी से चार्ज भी हो सकता है। सुपर कैपेसिटर्स दोस्तों इन दोनों का मिक्सचर है, वो काफी तेजी से चार्ज हो सकता है, काफी ज्यादा एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकता है, बैटरीज की तरह उतना नहीं कर सकता पर कैपेसिटर से कई ज्यादा कर सकता है, और एक ही झटके में उस पूरे एनर्जी को रिलीज भी कर सकता है, और इससे उसके लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैपेसिटर की दोस्तों कैपेसिटी हम मेजर करते हैं फेराड्स में, माइक्रोफेराड्स, पिकोफेराड्स या फिर नैनोफेराड्स। जो नॉर्मल कैपेसिटर्स होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पर जो सुपर कैपेसिटर्स होते हैं उनको उनकी जो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी है उसको हम मेजर करते हैं फेराड्स में। 3 फेराड्स, 4 फेराड्स, 400 फेराड्स ऐसे, और 1 फेराड 1 माइक्रोफेराड से मिलियन टाइम्स ज्यादा है। तो आप समझ सकते हो एक सुपर कैपेसिटर एक कैपेसिटर के कंपैरिजन में कितना ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकता है, पर अभी भी ये बैटरी से कम है।
सुपर कैपेसिटर की दोस्तों अगर मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर समझाऊं तो आसान भाषा में सुपर कैपेसिटर में सेम दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दोनों को सेपरेट किया रहता है इलेक्ट्रोलाइट से, और इलेक्ट्रोलाइट के अलावा भी एक बहुत ही पतला इंसुलेटर यूज की जाती है मेड विथ कार्बन पेपर और प्लास्टिक। अब इलेक्ट्रोड्स ऐसे मटेरियल से कोट की जाती हैं जो पोरस हो, समथिंग लाइक पाउडर्ड चारकोल। इस कोटिंग की वजह से इलेक्ट्रोड्स की सरफेस एरिया बढ़ जाती है। जैसे आप सुपर कैपेसिटर को चार्ज करोगे, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे एक्युमुलेट होगा, पर इस बार एज ए इंसुलेटर इलेक्ट्रोलाइट यूज हुई है, यानी कि पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रोलाइट से अट्रैक्ट होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे एंड इलेक्ट्रोलाइट से नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। इसी को दोस्तों बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जैसे कि अभी आप देख रहे हो एक प्लेट में दो अलग अलग चार्जेस स्टोर हो रही है, इसको बोला जाता है फिजिक्स की भाषा में हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, जिससे बढ़ती है प्लेट्स की सरफेस एरिया एंड ओवरऑल कैपेसिटेंस। अब सुपर कैपेसिटर्स भी एनर्जी डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग तरह के आते हैं, जैसे कि EDLC, सूडो एंड हाइब्रिड। इन पे अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। एनीवे, अब ईंट की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो ईंट है वो बहुत ही ज्यादा पोरस होता है, यानी कि उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं और बहुत सारे होते हैं। इस वजह से ईंट में हमें मिलती है बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, एक नॉर्मल ईंट को भी एक सिंपल केमिकल ट्रीटमेंट से एनर्जी स्टोर करने लायक हम बना सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुई है उसका जो ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे आपको पता चल जाएगा कि एक ईंट किस तरीके से एनर्जी स्टोर करने लायक हम उसको बना सकते हैं। लाल ईंट, इसमें जो ये लाल रंग है ये कहाँ से आता है? रेड ऑक्साइड से। रेड ऑक्साइड यानी कि जंग, या फिर यू कह लो रस्ट, या फिर आयरन ऑक्साइड, आप इसको कई सारे नाम से जानते होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लाल ईंट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड वेपर में डुबो दी जाती है। अब शुरू होता है आयरन ऑक्साइड एंड एसिड वेपर में रिएक्शन। इस रिएक्शन में आयरन ऑक्साइड एसिड वेपर में डिसॉल्व हो जाती है और मिलती है हाईली रिएक्टिव आयरन एटम Fe3+। अब इस ईंट को डुबाया जाता है ई डॉट में। ई डॉट यानी कि 3,4 इथिलीन डाइऑक्सीथियोफीन, इन शॉर्ट ई डॉट। ई डॉट क्या है? ई डॉट बेसिकली ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड है। इसमें Fe3+ हैप्पीली रिएक्ट करता है और पैदा होती है इलेक्ट्रिकली कॉन्डक्टिव प्लास्टिक पी डॉट। इस रिएक्शन को परफॉर्म की जाती है 160 डिग्री सेल्सियस में 14 घंटे के लिए। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है रिएक्शन में पी डॉट नैनोट्यूब्स ईंट की पोरस स्ट्रक्चर में फैल जाता है। टाइम पूरा होने के बाद नैनोट्यूब्स कंप्लीटली ईंट को कवर कर लेता है। एट द एंड ईंट हो जाती है डीप ब्लू कलर की। अब ईंट पे इपॉक्सी कोटिंग की जाती है जो एज ए इलेक्ट्रोलाइट काम करता है, बाइंडर की तरह काम करता है एंड एज ए सेपरेटर काम करता है। इससे ईंट वाटरप्रूफ भी बन जाती हैं, जिससे पानी के नीचे भी हम पावर ब्रिक्स को यूज कर सकते हैं और बिजली को स्टोर करके रख सकते हैं। सच बताओ दोस्तों तो अभी पी डॉट कोटेड ईंट का एनर्जी डेंसिटी बहुत ही कम है। पर स्क्वायर मीटर 1.6 वाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगा और एक 10 फीट बाई 20 फीट दीवार से आपको अराउंड 20 वाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। अभी दोस्तों इस टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है और यूज करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, पर हर टेक्नोलॉजी का शुरुआत कहीं से ना कहीं से तो होता है। जो इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब है जो आज की डेट में ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुका है, वो भी एक समय अंडर डेवलपमेंट था, तब समझ सकते हो। अभी तक दोस्तों आपको मैंने इस वीडियो में जितने भी चीजें बताया है वो सब कुछ उन एक्चुअल टॉपिक्स का ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन है, तब समझ सकते हो। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक्स दे रहा हूं, आप जाके उनमें डिटेल में पढ़ सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी टैप कर दीजिएगा। इससे होगा तो जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बेसिकली दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया है, मुझे उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।